आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13 कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लेक्चर नंबर 2 में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से? लेक्चर नंबर 2 के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल ABC। इसमें वर्टिसेस है A, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, B इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए निकालने का क्या तरीका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। हाफ के बाद क्या? तो हाफ के बाद ये लीजिए x1, ठीक है, A का x1 पकड़िए और फिर अपोजिट साइड में आ जाइए। अपोजिट साइड में y2 माइनस y3 करिए, ठीक है। तो इसको लेना है, इसका अपोजिट देखना है। तो इसको लिया हमने, इसका अपोजिट देखा और दोनों को माइनस कर दिए। एकदम पर्टिकुलर इस ऑर्डर में माइनस करना है, y2 माइनस y3, मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए तो x1 लिए, फिर कर दिया हमने y2 माइनस y3। उसके बाद नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट हम लेंगे इसको, ठीक है। x1 तो खत्म हो गया, अब इसको लेंगे। तो इसको लेंगे तो अपोजिट देखेंगे। अपोजिट में क्या है? y3 माइनस y1 कर लेंगे, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, अब फिर क्या है कि इसको देखिए, x3 को देखिए। x3 को देखेंगे तो फिर हम इसके अपोजिट देखेंगे। अपोजिट में फिर हम ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने का जो ऑर्डर होगा ना आपका, ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे, x2 लेंगे तो फिर y3 माइनस y1 करेंगे और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसी फॉर्मूले से हमें सारा का सारा एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। चलिए आइए, ये देखिए क्वेश्चन जो आया है अक्टूबर 2025, क्वेश्चन पेपर कोड था OSS, 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 था इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, -2, 3 एंड -3, -4। चलिए इसको निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम x1, y1, इसको मान लेते हैं हम x2, y2, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x3, y3, किसी को भी हम x1, ये इसको हम x2 भी मान सकते हैं, x2, y2, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए सॉल्व करें हम लोग। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग अपना। तो हाफ x1, x1 है 1, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस y2 माइनस y3, y माइनस 4, ठीक है। तो ये हमने लिया x1, और फिर करेंगे y2 माइनस y3 तो 3 माइनस -4, ये आ गया। चलिए इसको ब्रैकेट थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, प्लस उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट x2 लेना है, मतलब -2 लेना है। तो -2 लेंगे और हम साथ में क्या करेंगे? x2 है तो फिर हम क्या करेंगे? y3 माइनस y1 मीन्स -4 -2, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो -4 -2 फिर प्लस, अब हमें लेना है x3, ये है -3। तो x3 के बाद हमें करना है y1 माइनस y2, मतलब 2 -3, तो -3 इंटू 2 -3, बस। अब इसको सॉल्व करिए। सो 1/2 ये हो गया 1 इंटू 3 + 4 7, और ये हो गया प्लस, ये है -2 इंटू -6, तो -2 इंटू -6 12, तो +12, और यहाँ पे आ गया प्लस -3 इंटू -1। क्लियर है? तो ये आ गया 1/2 7 + 12 + 3, तो ये हो गया आपका 1/2 और इंटू 22, काट दीजिए तो ये 11 बार में कट जाएगा, 11 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो आ गया वो 11 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि एरिया में यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते करते हो सकता है ना कि माइनस आ गया, तो घबराना नहीं है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपको कर देना, लिख देना है लास्ट में कि सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव
हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अगर -11 आता तब भी आप लिखेंगे 11 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025। ये था क्वेश्चन पेपर कोड MAY में आया था, मतलब ये अलग पेपर में आया था, ठीक है, ये अलग सेट में आया था और ये इसका सेट कोड था OSS, इसका सेट कोड था MAY, ये भी 2 नंबर का है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस दिया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्मूला लगाएंगे और इसको निकाल लेंगे। होमवर्क मनी करिए इसको, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस कितना प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग देखिए, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तो हम बताते चलेंगे। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या है? कोलिनियर मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में है तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ABC तीनों एक ही लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो एक ही लाइन नहीं ना हुआ, लाइन जो है वो झुक गया, सिंगल लाइन थोड़ी बना, या हमने यहाँ से बेंड कर दिया, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, इस तरीके से, तो 2 अलग अलग लाइन है, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर? तो ये कोलिनियर नहीं होगा। क्यों? जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जैसे कि ये रहा, ये सीधे स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है, तो इसको हम कैसे बताएंगे कि ये कोलिनियर है? अब देखिए, अगर हम अभी इसी को देख लें, एक पॉइंट को, एक पॉइंट ऐसे था, एक पॉइंट ऐसे था, एक पॉइंट ऐसे था, ABC, तो ये तो सीधा सीधा लग गया कि कोलिनियर नहीं है। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो हम देखेंगे क्या, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ट्राइंगल बन गया, ठीक है, तो ट्राइंगल बन गया तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कुछ निकलेगा जो भी निकले। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर वो कोलिनियर है तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, वो तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता, लेंथ होती है, एरिया नहीं होता। क्लियर? तो अब हमें ऐसे ही प्रूफ करना है कि भाई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो उनसे बनेगा वो 0 होगा। तो चलिए आइए इसको देखें हम लोग, इस क्वेश्चन को, है ना। सो for what value of k are the points 1,5, k,1 and 4,11 are कोलिनियर? तो कह रहा है कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाए। आइए देखते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2, इसको मान लीजिए x3, y3, ठीक है। तो if points are collinear, if points A, B, C are collinear, A, B and C are collinear, then क्या होगा भैया? then area of triangle ABC equal to 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/2 into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से आ गया, और ये हाफ ना भी रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, हाफ को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे मान लीजिए, ठीक है, तो फिर ये भी 0 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक। सो आइए, सो दिस इंप्लाइज, वैल्यूज डालते जाइए, x1 की वैल्यू हो गई 1, ये रहा x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y3 हो जाएगा 1 माइनस 11 माइनस 10, 1 माइनस 11 प्लस x2 की वैल्यू हो गई k, y3 की वैल्यू हो गई 11, y1 की वैल्यू 5 प्लस x3 की वैल्यू हो गई 4 और y1 माइनस y2 हो गया आपका 5 माइनस 1, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ये हो गया -10 प्लस 11 के माइनस 11 माइनस 5 हो गया 6 के प्लस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 0।
So this implies 6k plus 6 equal to 0. तो यहाँ से आ गया 6k इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई -6/6 इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू अगर -1 होगी तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? तो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, एक हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर सेंट्रॉइड बताते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हो गया ABC। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ये पॉइंट जो है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज M, ये हो गया N और ये हो गया MNP, मान लीजिए P। अब क्या है कि व्हाट इज M? तो M क्या है? AB का मिड पॉइंट, N क्या है? BC का मिड पॉइंट और P क्या है? AC का मिड पॉइंट। अब क्या है कि इसको अपोजिट वाले एंगल के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो इसको अपोजिट वाले के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस B को इसके अपोजिट वाले के साथ कनेक्ट कर दीजिए और इस A को इसके अपोजिट वाले के साथ यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है अभी, क्योंकि मिड पॉइंट तो एग्जैक्टली हमने निकाला नहीं ना। एक मिनट अभी रुक जाइए, इसको करते हैं। ये जो होगा एग्जैक्ट इससे ऐसे यहाँ आएगा मिड पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ नहीं आ करके हाँ यहाँ आएगा। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो व्हाट इज सेंट्रॉइड? तो ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच वाला, इसके अपोजिट के साथ मिला दीजिए, ठीक है। इसके बीच वाले पॉइंट को इसके अपोजिट के साथ मिला दीजिए, इसके बीच वाले पॉइंट को इसके अपोजिट के साथ मिला दीजिए। क्लियर है? मतलब इस एंगल के अपोजिट के मिड पॉइंट पे मिला दीजिए। सो दिस इज सेंट्रॉइड। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल है x1, y1, इसके वर्टिसेस हैं, इसका है x2, y2 और इसका है x3, y3 और ये है, ये जो है हमारे पास सेंट्रॉइड C, ये हो गया x3, x, y। तो जो x की वैल्यू होगी, x सेंट्रॉइड में x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 क्वेश्चन पेपर कोड TUS में ये 4 नंबर का आया क्वेश्चन। देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर A -3, B 5, -2 and C -1, -4. If M and N are the midpoints of AB and AC respectively, then show that MN is equal to half BC। तो एक ट्रायंगल है, पहले बना लेते हैं एक ट्रायंगल, उसके बाद कुछ करेंगे। ये बन गया ट्रायंगल। ए ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट है -3, बी ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5, -2, सी ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, -4। अब कह रहा है क्या कि एम, ये है ना एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट को मान लीजिए एम और एन जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया एन। अब इन दोनों को मिला दीजिए। तो कह रहा है हमको प्रूफ क्या करना है कि एम एन इज इक्वल टू हाफ बी सी, ये हमको प्रूफ करना है और ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। क्लियर? कैसे करेंगे प्रूफ? तो देखिए सबसे पहले एम और एम एन के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना होगा। तो एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2।
ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2/2, 1,1/2 m का कोऑर्डिनेट। n का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -3 -1 डिवाइडेड बाई 2, 3 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास -2, -1/2। तो ये आ गया हमारे पास m और n का कोऑर्डिनेट। अब हमको क्या करना है, अब हमको mn निकालना है। तो mn की वैल्यू कैसे निकलेगी? सो mn इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 1 -2 का होल स्क्वायर। निकालते हैं ना, जो जैसे OP था, OP इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे, तो करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट 1 -2, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस हाफ ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 1 इज इक्वल टू √10। ठीक है, mn की वैल्यू आ गई √10। अब BC निकालते हैं। सो BC इसी तरीके से हो जाएगा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 5 -1 का इसका होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, था ना, x1 x2 माइनस x1, तो 5 -1 5 -1 -2 -4। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 + 1 हो गया, ये 5 + 1 कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 + 4, तो ये हो गया 2। ठीक है, 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, तो 36 + 4, तो ये आ गया अंडर रूट 40। सो दिस इज इक्वल टू 2√10। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं हम कि mn इज इक्वल टू √10, तो 2 × mn अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 2√10। तो देयरफॉर mn इज इक्वल टू हाफ BC। क्लियर है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2024 क्वेश्चन पेपर कोड OSS में आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 था ये इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर सही है तो ट्रू बोलिए और गलत है तो फॉल्स बताइए। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस 9a b-4 एंड 10,8 इज 7,8, देन। तो कह रहा है कि जो है ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये हो गया A 9,a, ये हो गया B -4 और ये हो गया C 10,8। तो इसका जो एक सेंट्रोइड है कहीं पे आया, मान लीजिए कि C 7,8। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो A की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी और B की वैल्यू होगी -2 होगी। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सेंट्रोइड, इसको मान लेते हैं x, y, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, 7 है ना, ये x की वैल्यू है 7। 7 इज इक्वल टू 9 + b + 10, तो 9
plus b plus 10 divided by 3. So this implies 21, 7 into 3, 21 is equal to b plus 19. So this implies b is equal to 21 minus 19. तो ये आ गया 2. तो b की वैल्यू आई 2. यहाँ दिया है कि भैया b की वैल्यू -2, तो ये फॉल्स है. चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं a इक्वल टू 20. तो ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 से डिवाइड बाई 3. सो y की वैल्यू क्या है दे रखा सर 8. तो 8 इज इक्वल टू a प्लस -4 प्लस 8 बाई 3. तो 8 इज इक्वल टू a -4 प्लस 8 डिवाइड बाई 3. सो दिस इम्प्लाइज 8 इंटू 3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 24 इज इक्वल टू a प्लस 4. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 24 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 20. a की वैल्यू 20 आएगा. वही दिया है a की वैल्यू 20. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन ये आया था अक्टूबर 2025. क्वेश्चन पेपर कोड MAY में 1 नंबर का था. क्वेश्चन नंबर 20 था इस पेपर का. ये 2 vertices ऑफ ए ट्रायंगल आर -1, 4, 5, 2. इफ द सेंट्रोइड इज 0, -3 देन द थर्ड वर्टेक्स इज. तो एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट वर्टिसेस का दिया हुआ है A -1, 4, B का हो गया 5, 2, C का हो गया नहीं दिया हुआ है. C तो पता लगाना है. और सेंट्रोइड दिया हुआ है. ठीक है. सेंट्रोइड जो है वो दिया है 0, -3. तो इसको मान लीजिए x, y और इसको मान लीजिए x3, y3. तो हमको x3, y3 का पता लगाना है. कैसे लगाएंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. तो x की वैल्यू क्या रखी है? x की वैल्यू दे रखी है 0, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5, x3 तो निकालना ही है. तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3. सो दिस इम्प्लाइज 0 इंटू 3, ये भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 प्लस x3. तो यहाँ से तो आ गया कि भैया x3 इज इक्वल टू -4. ये तो निकल के आ गया. अब देखिए किस ऑप्शन में है -4. तो ये देखिए -4 एक ही ऑप्शन में है. तो दूसरा हमको y निकालने का ज़रूरत, मतलब ये y3 निकालने का ज़रूरत नहीं है. निकल गया ना. -4 जो है और x3 एक ही ऑप्शन में. और किसी में रहता तो हमको दोनों निकालना पड़ता. तो नहीं निकालने की ज़रूरत है. ये ऑप्शन नंबर A जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन में रहता, यहाँ पे भी -4 रहता, तब फिर क्या करते? फिर हम निकालते y. तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. तो -3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. अब 3 को इधर लेके आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो गया -9 इज इक्वल टू 6 प्लस y3. So this implies y3 is equal to -9 minus 6, मतलब -15. ठीक है. तो x3 -4, y3 -15. तो कोऑर्डिनेट हो गया -4, -15. कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर A में लिखा है. टिक मार्क करिए, सही है. चलिए नेक्स्ट देखिए. ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अप्रैल 2026 के पेपर में आया था. इसका पेपर कोड था SS, 1 नंबर में था. ये क्वेश्चन नंबर 13 था इस पेपर के अंदर. इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस 9A, B 14 एंड C 7, 8 is 6, 8 देन A, B is. तो अभी तो हमने बताया ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि दिया रहेगा तो हमको कैसे निकालना. ये रहा इससे पहले वाले में हमने बताया.
ठीक है, ये रहा, ये वाले में सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको निकाल लेना। तो दिस इज योर होमवर्क, आप ये कर लेंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको खुद से करना है ना, हम तो बता ही दिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन, ये क्या होता है तो इसको समझते हैं हम लोग। आइए देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि दिस इज अ लाइन। ठीक है, लाइन ही दिख रही होगी आपको, स्केल है, बट ऐसे दिखाएं तो एक लाइन दिखेगी, पतली सी लाइन दिखेगी, है ना, लाइन दिखेगी पतली से। तो एक ये लाइन है। अब ये लाइन, ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन इसको हमने यहाँ रख दिया। तो अब ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये लाइन एक्स एक्सिस से झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। तो ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे, है ना, ये झुका हुआ है ना पर्टिकुलर, ये रहा ना ये एंगल। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना झुका हुआ है। ठीक है, तो इधर मान लीजिए निगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स, तो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना झुका हुआ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी फिलहाल समझिए कि एक्स के साथ कितना झुका हुआ, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन। मान लीजिए ये झुका हुआ है 20 डिग्री, तो इंक्लिनेशन इज 20 डिग्री। अब स्लोप क्या होता है तो देखेंगे अभी, अगर इसके ऊपर किसी चूहे को चढ़ना हो इस स्केल के ऊपर तो आराम से चढ़ जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि ढलान, स्लोप मतलब ढलान, क्योंकि इसका जो ढलान है ये ठीक ठाक सा है। लेकिन अगर वहीं पर इसको हटा करके अभी हमने इसको प्लेन कर दिया, सीधा रख दिया, तब क्या है, ढलान क्या है, 0, तो स्लोप हो गया इसका 0, है ना, है ना, कोई ढलान नहीं है, एकदम चिकना है, समतल है, तो स्लोप हो गया 0। क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, स्लोप हो गया 0। अब इंक्लिनेशन की बात नहीं हो रही है, इंक्लिनेशन एंगल भी 0 हो गया, सट गया, और स्लोप जो है वो ढलान खत्म हो गई। अभी यहाँ पर स्लोप था, ढलान था, है ना, अभी स्लोप खत्म हो गया। अब जो है इसको स्लोप को बढ़ाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इस डब्बे को मैं ऐसे रख देता हूँ, और यहाँ पर इस स्केल को ऐसे रख दिए, इस लाइन को ऐसे हमने रख दिया, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ उतनी ही है, लाइन को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन इस लाइन का जो स्लोप है वो, अब इसके ऊपर किसी कीड़े वगैरह को चढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। स्लोप जो है एकदम स्टीप हो गया, है ना, स्टीप हो गया। ठीक है, लाइन वही है, ध्यान में रखिएगा, लेंथ उतना ही है, लेकिन अभी वो स्टीप हो गया। तो क्यों स्टीप हो गया, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ का जो, मतलब यहाँ से जो हाइट और विड्थ का जो रेशियो है वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, हाइट और विड्थ का रेशियो। अभी विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक है, हाइट यहाँ से यहाँ तक है। अभी इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो देखेंगे कि हमें इसको यहाँ पर, मैं यहीं पर फिक्स करता हूँ आपको, ठीक है, इस डब्बे को यहीं ले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक चढ़ गया, मतलब हमको यहाँ इसको और दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो विड्थ जो, ये जो लेंथ है, ये वाला जो है ये लेंथ बढ़ गया। क्या बढ़ गया, ये जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ गया, और हाइट जो है वो कम हो गई। तो हाइट और लेंथ के कम ज्यादा होने से, विड्थ कह लीजिए या लेंथ कह लीजिए, तो हाइट और लेंथ के कम ज्यादा होने से स्लोप में फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया, स्लोप में फर्क पड़ता है। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, वो हाइट और ये लेंथ का रेशियो होगा। तो हाइट बाई लेंथ से हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी स्लोप कम है, इसको और ज्यादा ऐसे ऊंचा कर दिए तो स्लोप ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि हाइट इसकी बढ़ गई, ये रखा है ना, हाइट इसकी बढ़ गई। लेंथ, लाइन का लेंथ उतना ही है, हाइट बढ़ गई, और ये जो है हमारा लेंथ कम हो गई। ठीक है, तो ये जो लेंथ और हाइट और लेंथ अफेक्ट होगा तो स्लोप भी हमारा चेंज होगा। लाइन उतनी की उतनी ही बड़ी है। तो इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन में, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन मैं लेता हूं, सपोज कीजिए कि मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं, ये रहा एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमको इसको ऐसे चलना है, जो एंगल बनाता है इस एंगल थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। इस एंगल थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। अब स्लोप क्या होता है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन, दिस इज इंक्लिनेशन। अब स्लोप क्या था, हमने क्या कहा आपको कि व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू, वो डिपेंड करता है हमारा हाइट और
लेंथ पे। तो हाइट और लेंथ का रेशियो ये होता है स्लोप। हाइट और लेंथ का रेशियो ये होता है स्लोप। मतलब हाइट और लेंथ का रेशियो मतलब जैसे कि ये जो लाइन है अभी आप देखेंगे, है ना, ये जो लाइन है अब यहाँ पे थीटा एंगल पे है, तो अगर हम बस इतना ही छोटा सा टुकड़ा ले लें इसका, तो ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो जो होगा, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कि ये हाइट हो गई इसकी 2.5 और इसका लेंथ हो गया 2, तो ये आ गया 2.5 बाई स्लोप इज इक्वल टू 2.5 बाई 2। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ हो, ये जो हाइट हो गया ये 5 हो गया, और ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया ये हो गया 4। तो ये आ गया 5/4, स्लोप इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी आ गया 1.25, यहाँ पे भी आ गया 1.25। तो आप एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, पोर्शन लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए, या फिर वो और लंबा टुकड़ा लीजिए, या फिर पूरा ही यहाँ से यहाँ तक का लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का लीजिए। ऐसे लीजिए कि भैया पूरा हाइट लेंगे, पूरा लेंथ लेंगे। जैसे कि ये जो है स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, तो स्लोप के लिए हम एक इतना छोटा सा ले लें, ये टुकड़ा ले लें, यहाँ से यहाँ तक का ले लें डिस्टेंस, या फिर हम ऐसा करें कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस लेंगे, तो फिर पूरा हाइट लेंगे, तो पूरा लेंथ भी लेंगे। ठीक है, तो जितना हाइट लेना है, जैसे कि यहाँ से लेना है हमको, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक ही आएगा, कोई अलग अलग नहीं आता। तो लाइन का स्लोप एक सिंगल होता है, वो होता है हाइट और लेंथ का, हाइट बाई लेंथ का रेशियो। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक ट्राइंगल है ना, यहीं पे आ जाइए, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो अगर ये इसका एंगल है थीटा, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना है। अगर हम ट्रायंगल, इसको हम इतना पोर्शन को कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट करें, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हाइट बाई लेंथ होता है, हाइट बाई लेंथ होता है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई लेंथ भी बोल दीजिए। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हम स्लोप कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हाइट बाई लेंथ के रेशियो को हम स्लोप कहते हैं। चलिए, if a line makes an angle of 90 degree or 270 degree with the x-axis and the slope of the line cannot be defined। अब जैसे कि ये लाइन है, हमारे पास ये लाइन है, अब ये लाइन जो है अभी एक्स एक्सिस पे आ गया, तो स्लोप हमने कह दिया 0, लेट गया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है 0। अभी इसको हम खड़ा कर दें, ये वाई एक्सिस अगर हम बना दें, वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, तब इस केस में क्या होगा कि इसमें तो ढलान है ही नहीं, तो सीधा खड़ा है। तो स्लोप कब डिफाइन होगा, जब हाइट बाई लेंथ का रेशियो होगा। अब इस केस में देखिए लेंथ तो नीचे 0 है, लेंथ तो है ही नहीं, केवल हाइट है। तो अब एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है हाइट बाई लेंथ। भैया हाइट तो पूरा है फुल, लेकिन लेंथ 0 है। तो भाई किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है अनडिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड, एंड डी, है ना। तो अगर कोई लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल एकदम स्ट्रेट, मतलब ये यहाँ पर ये लाइन ऐसे ले लीजिए, तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर इधर नीचे ले लीजिए, इसका एंगल तो हो गया, यहाँ से लेते हैं ना एंगल, इसका हो गया एंगल 90 डिग्री, या फिर एक लाइन ऐसे ले लीजिए, है ना। तो इसका एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे घुमा के ये जो थीटा हो गया, दिस थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। इसका भी स्लोप नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप m इज इक्वल टू हाइट बाई लेंथ। तो हाइट तो फुल है, लेकिन लेंथ, डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ है ये नहीं है, डिस्टेंस से नहीं है। ठीक है, झुका हुआ होना चाहिए, झुकेगा तभी ना स्लोप डिफाइन कीजिएगा। अब झुका ही नहीं है तो क्या स्लोप डिफाइन करेंगे हम?
तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास अक्टूबर 2024 ईएसएस पेपर कोड ईएसएस का 1 नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर में। क्या क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक्स एक्सिस से एक लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हो गया ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, और अगर हम इधर से लेते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है? उसके लिए ऐसा जरूरत नहीं है कि लाइन हम ऐसा लेना है। अगर हम ऐसा भी लाइन लेते हैं तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल कह रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है? तो 60 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, तो फिर स्लोप क्या होगा बताइए। तो चलिए पहले एक 60 डिग्री वाला बना लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं और 60 डिग्री का बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है दिख रहा है ना, ये 60 डिग्री हो गया। दिस इज 60 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन के साथ। तो जो अगर 60 डिग्री है निगेटिव के साथ, तो हमको निकालना है ना कि पॉजिटिव के साथ मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो टोटल एंगल है 180 का होता है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा जितना भी होगा ये हो जाएगा 180 माइनस 60, है ना, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। तो ये हो गया 120। तो स्लोप इज इक्वल टू tan 120। tan थीटा होता है ना स्लोप। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 120, सो दिस इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास माइनस tan 60 डिग्री। तो ये स्लोप आ गया -√3। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको 1 मिनट में यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो ये जो होता है, या फिर अगर मान लीजिए कि इस तरीके से याद नहीं है कि 180 माइनस 60 क्या होता है, तो सीधा सीधा जो है वैल्यूज याद कर लीजिए। किसका किसका, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो इतना काम जरूर से कर लीजिएगा। 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री का, 120 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का और 180 डिग्री का। इतना का तो याद कर लीजिएगा साइन कॉस और टेन की वैल्यू क्या होती है। चल आगे बढ़े हम लोग। स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन कर, एक मिनट, इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन करा दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये पॉइंट या x2, y2। ये पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब इन दोनों इस लाइन PQ का स्लोप निकालना, कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू, ये रहा ना, ये थीटा बनेगा, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। सो दिस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस या फिर हाइट बाई लेंथ, है ना। तो करिए इसको, हमने कहा था ना कि किसी भी टुकड़े को कहीं से भी काट लीजिए। तो ये जो हाइट हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हाइट हो जाएगी y2 माइनस y1। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, तो ये लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1। तो आ गया हमारे पास स्लोप m इज इक्वल टू हाइट बाई लेंथ। So this is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर, तो स्लोप निकालेंगे अगर 2
पॉइंट दिया हुआ है तो वही करेंगे हम, ये फॉर्मूला को लगा करके स्लोप हमें निकाल लेना। ठीक, चलिए आगे। Determine x so that the slope of the line passing through the points 3, 6 and x, 4 is 2। तो कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए और स्लोप दिया हुआ है 2 है। तो हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। m क्या है भैया? स्लोप है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो अब डाल दो सबकी वैल्यू, स्लोप दे रखा है 2 तो m की वैल्यू 2, y2 इसको मान लो y2 सॉरी x2 y2 इसको मान लो x1 y1, किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी x1 y1 मान लो दोनों में से, और किसी को भी x2 y2 मान लो। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए जो स्लोप m है, हमने कहा कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर हम इसको उलट दें, y1 माइनस y2 कर दें डिवाइड बाई x1 माइनस x2 कर दें, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। इसके आगे माइनस लगाइए, इसके आगे माइनस लगाइए, फिर से वही ये चीज़ हमें मिलके आ जाएगा। या फिर इसके आगे माइनस, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला हमें मिलके आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो, सो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है ना। y2 माइनस y1, तो y2 इज 4, y1 है 6, तो 4 माइनस 6 नीचे आएगा x2 माइनस x1, तो x2 हो गया x माइनस 3। सो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो ये हो गया, ये माइनस 1 हो जाएगा। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। So x is equal to 3 minus 1 means x is equal to 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास अप्रैल 2025 क्वेश्चन पेपर कोड ESS में, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 8 था इस पेपर के अंदर। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P t minus 1 comma t plus 1 and q 2t plus 1 comma 3t will be negative if। तो अब क्या है कि सिंपल 3, 4 ना दे करके बड़ा विचित्र सा दे दिया पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट से, 2 पॉइंट से हमारा एक लाइन पास हो रहा है। तो एक पॉइंट बना लेते हैं पहले, ये बना लेते हैं P, ये हो गया हमारे पास t माइनस 1 कॉमा t प्लस 1, और एक ये पॉइंट बना लेते हैं Q। ठीक है, ये रहा Q, ये हो गया हमारे पास 2t प्लस 1 कॉमा 3t। तो कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारा जो स्लोप है वो निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप निगेटिव कब आता है? स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा जो है ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट दिया है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? तो ये जो है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप निकालते हैं। और ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे, नेगेटिव को हटा देते हैं, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए स्लोप। तो ये रहा स्लोप, ऐसे निकलेगा y2 माइनस y1। आइए इसको मान लीजिए आप x2 कॉमा y2, इसको मान लीजिए x1 कॉमा y1। क्लियर? सो दिस इम्प्लाइज, करिए, t प्लस 1 माइनस 3t डिवाइडेड बाई t माइनस 1 माइनस 2t माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस t माइनस 2, दिस शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये रेशियो है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि एक नंबर है 2/3, एक नंबर है -2/-3, एक नंबर है -2/3 और एक नंबर है 2/-3।
तो इसमें से ये नंबर हमारा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, ये हमारा निगेटिव है लेस देन 0, निगेटिव है लेस देन 0। तो नंबर पॉजिटिव कब होता है? तो नंबर पॉजिटिव तब होता है जब ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव नंबर हो या फिर ऊपर नीचे दोनों निगेटिव नंबर हो। नंबर निगेटिव कब होता है? जब ऊपर और नीचे में से केवल एक ही नंबर निगेटिव हो, मतलब एक निगेटिव हो तो एक पॉजिटिव हो। देखिए यहाँ पर ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, यहाँ ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तब जाकर लेस देन 0 निगेटिव हो गया। वैसे ही है। अब इसी को हमको इसके हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसमें दो केस बनेगा। पहला केस क्या बना कि केस 1 ऊपर वाला जो है पॉजिटिव -2t + 1 दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड -t - 2 ये हो जाएगा लेस देन 0। तो एक पॉजिटिव बना एक निगेटिव बना। सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड केस में बनाएंगे हम लोग कि केस नंबर 2 में यहाँ हम बनाएंगे कि ऊपर वाले को हम करेंगे निगेटिव, तो -2 + 1 इज लेस देन 0 एंड नीचे वाले को करेंगे पॉजिटिव -t - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो निगेटिव बनेगा, यही दो केस बनेगा। इन दोनों केस को हमको सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें। तो ये आ गया 1 इज ग्रेटर देन 2t मीन्स t इज लेस देन 1/2 आ गया। और यहाँ से एंड -2 t इज ग्रेटर देन -2 आ गया। ठीक है, सो ये हो गया t इज ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पहला केस में आ गया हमारे पास क्या कि t इज लेस देन 1/2 एंड t इज ग्रेटर देन -2। तो ये इस तरीके से, तो -2 इज लेस देन t एंड t इज लेस देन 1/2। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। दूसरा आएगा हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या आता है कि 1 इज लेस देन 2t एंड -2 इज ग्रेटर देन t। तो यहाँ से आ गया कि t इज ग्रेटर देन 1/2 एंड यहाँ से आ गया t इज लेस देन -2। तो देखिए ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है। कोई नंबर -1/2 से बड़ा और -2 से छोटा कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ तो भैया पॉसिबल है ये वाला केस में कि एक नंबर जो है, जैसे कि 0 को ले लेते हैं, 0 -2 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। ठीक है, अब t = 1/4 ले लेते हैं, तो 1/4 जो है 1/2 से छोटा है और -2 से बड़ा है। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो कि 1/2 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो। क्लियर? तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल और ये जो है हमारा आंसर होगा t इज ग्रेटर देन -2 एंड t इज लेस देन 1/2। कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पैरेलल लाइंस। अब लाइंस पैरेलल कब होंगी? देखिए जैसे कि एक लाइन हम बना देते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके इसके पैरेलली हम एक इसको डाल देते हैं। चल भैया, है ना, इसको उठा करके इसके पैरेलली डाल दिए। तो अब यहाँ पर देखिए फिर एक और डाल देते हैं पैरेलली, ठीक है। तो ये सभी पैरेलल लाइंस हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज कि ये जो अगर मान लीजिए कि ये एंगल है 60 डिग्री का, तो यहाँ देखेंगे कि ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का, एंगल सेम है, एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये जो है यहाँ से एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल, इंक्लिनेशन सेम है। मतलब इंक्लिनेशन सेम है मतलब इसका tan थीटा भी सेम होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप m हो जाएगा वो हो जाएगा tan 60। ये मान लीजिए कि लाइन L1 है, इसका स्लोप m1 हो गया। ये लाइन L2 है, इसका स्लोप m2 हो गया, ये भी हो गया tan 60। ये लाइन L3 है, इसका स्लोप हो गया m3, ये भी हो गया tan 60। तो हमने देखा क्या कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो लाइंस की स्लोप इक्वल होंगी। तो इफ L1 is parallel to L2, है ना, तो M1 is equal to M2। तो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए परपेंडिकुलर लाइंस के लिए
देखते हैं। तो एक लाइन बनाते हैं हम आपके आपके से। चलिए ये एक हमारे पास लाइन आ गया, नहीं ऐसा नहीं, 45 डिग्री पे बनाते हैं एक लाइन। ठीक है, ये 45 डिग्री मान के चलिए कि ये 45 डिग्री पे है, ये एक लाइन बन गया। अब इसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, है ना, ये दोनों ये 90 डिग्री पे आ गए। क्लियर। तो इस लाइन L1 का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा M1, दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि ये एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। क्लियर है ना। तो ये जो है हमारे पास इस लाइन L1 का जो इंक्लिनेशन है वो है 45 डिग्री, इस लाइन L2 का जो इंक्लिनेशन है वो है 135 डिग्री। इसका स्लोप M2 ये हो जाएगा tan 145 डिग्री 135 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू -1, है ना। इस लाइन का L2 का स्लोप tan 145 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिख दें, tan 145 डिग्री 135 डिग्री 45 नहीं, ठीक है। एंड tan 145 की वैल्यू होती है -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस है ना। तो हम देखेंगे क्या कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो अगर कोई लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन देखते हैं। So that the line passing through the point A 5,6 and B 2,-3 is parallel to the line passing through the point C 9,-2 and D 6,-5। तो शो करना है कि पैरेलल है। तो पैरेलल है मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालिए पहले, ठीक है, निकालेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC हो जाएगा तो लाइंस पैरेलल होंगी, BC हो जाएगा तो लाइन पैरेलल होंगी, BC नहीं सॉरी CD, CD, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू वही y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 5। तो ये आ गया -3 बाई -3, ये आ गया 1। अब स्लोप ऑफ लाइन CD ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 माइनस ऑफ -2 6 माइनस 9। तो ये आ गया -5 प्लस 2 डिवाइड बाई -3। सो दिस इज इक्वल टू -3 बाई -3, ये आ गया -1, ठीक है। तो भैया स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू ये M1 इज इक्वल टू ये M2 आ गया। तो सिंस M1 is equal to M2, therefore a line AB is parallel to line CD। हो गया पैरेलल, स्लोप इक्वल है तो पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका अक्टूबर 2025 क्वेश्चन पेपर कोड MAY में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, और ये बुक क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 था। If the line joining the points A 3, -3 and B -4, 1 is perpendicular to the line joining the points C A, 5 and D 0, -2, then the value of A is। तो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, मतलब ये AB को मिला करके एक लाइन बना, ठीक है, और CD को मिला के एक लाइन बना। तो जैसे कि
जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ए और बी पॉइंट को मिला करके बना। एक दूसरा लाइन जो है, ये लाइन ये बना सी और डी को मिला करके, और दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, 90 डिग्री पे है। क्लियर है? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3, -3, और इसका है -4, 1, और डी की वैल्यू हो गई 0, -2, सी की वैल्यू हो गई a, 5। तो कह रहा है कि बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है कि जब हम इसका स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी करेंगे तो -1 आएगा। निकालिए स्लोप ऑफ ए बी। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, तो वही स्लोप निकालेंगे, m इज इक्वल टू 2 पॉइंट वाले फॉर्म से y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से निकालिए। पहले इसका स्लोप निकालिए, तो ये हो जाएगा -3 - 1, सो -3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 -4, तो 3 -4 इनटू स्लोप ऑफ सी डी, इसका स्लोप निकालना है, तो ये हो जाएगा -2 - 5, ये हो जाएगा -2 इंटू -5, सॉरी -2 - 5 इंटू नहीं, -2 - 5 और डिवाइड बाई 0 - a, 0 - a, एंड दिस शुड बी इक्वल टू -1। चलिए सॉल्व करें। So this implies -4 divided by 3 + 4 7 into -7 divided by -a is equal to -1। क्लियर है? 7 7 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस बच गया। सो दिस इम्प्लाइज -4/a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ गया कि -4 इज इक्वल टू -a, तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू 4 आएगी, a इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन एक्सिस, इसको हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। थोड़ा सा और बच गया है, इसको लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लेक्चर को हम मतलब जल्दबाजी में खत्म करा दें और आप कुछ न सीखे। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस्ट, थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। और जैसा हमने किया है आपके लिए कि थ्योरी प्लस PYQ, ठीक है, लेटेस्ट तक PYQ, जिससे कि आपको इसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। केवल आपको क्या करना है, आपका जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखते हैं उसको देख लेना है, क्योंकि आंसर लिखने का जो सही तरीका है वो वही है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ ये MCQ का तो कुछ कैसे भी करिए, रफ में करिए चलेगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव में, तो इसके एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखना है। तो जो हमारा आंसर राइटिंग वाला जो वीडियो है उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिएगा, तभी आपको सब्जेक्टिव के अंदर फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, MCQ में तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं, खाली उसमें तो ऑप्शन टिक मार्क करना पड़ता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ।